बस फिर आवाज आ रही है क्या? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? हाँ श्रुति बेटा, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? आवाज आ रही है क्या? बस बस 2 मिनट आप रुकिए, हम देखते हैं और कौन ज्वाइन करेगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? आवाज आ रही है क्या? अभी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? चलिए बेटा स्टार्ट कर दें हम। हाँ सौम्य बेटा, श्रुति बेटा, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम मोनेरा हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है जी। और हमने सीखा कि किंगडम मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मास एटसेट्रा एटसेट्रा। उन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? तो किंगडम प्रोटेस्टा में बेटा आप पहली बात याद जो रखेंगे, दैट इज किंगडम प्रोटेस्टा इंक्लूड्स eukaryotic organisms. Eukaryotic unicellular organisms. हाँ जी बेटा, तो कहाँ थे हम? मैंने आपको कहा कि किंगडम प्रोटेस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। किंगडम प्रोटेस्टा बेटा 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, या 4 ग्रुप्स में। पहला फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, ठीक है। दूसरा ग्रुप हेलो, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट्स, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट्स। और तीसरा ग्रुप रहेगा प्रोटिस्ट्स का, उसको हम बोलते हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स।
गुड आफ्टरनून रश्मि बेटा, कैसे हो आप? ठीक है जी बेटा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स को हम एक और नाम से भी जान सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटिस्टन एल्गी। प्रोटिस्टन एल्गी। एक और नाम से भी जान सकते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज प्लांट प्रोटिस्ट्स। ध्यान से देखिए कितने नाम मैं बता रहा हूं। प्लांट प्रोटिस्ट्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्लांट्स की तरह बेटा फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्रोटिस्ट तो है ही, और प्रोटिस्टन एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एल्गी की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है जी। तो पहले हम इन्हीं को फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स को डिस्कस करेंगे, राइट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे कि दे कॉन्स्टिट्यूट, बहुत बार ये लाइन एज अ क्वेश्चन पूछी गई है जो मैं लिखने वाला हूं, पूछी गई है नीट में। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स कॉन्स्टिट्यूट द मेन पोर्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। द मेन portion of phytoplanktons. वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बस आप क्लास पे ध्यान दीजिए। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा बेटा, इसके ऊपर ध्यान दीजिए आप इसकी तरफ। मैंने लिखा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स कॉन्स्टिट्यूट द मेन पोर्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। कोई मुझे बता सकता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? हाँ, सौम्या सिंह, रश्मि, तेज प्रताप यादव, श्रुति कुमारी, आप में से कोई बता सकता है फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? अगर पता है तो बोलिए, अगर नहीं पता तो सीधे ना बोलिए, मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा, टाइम खराब नहीं हुआ हमारा। नहीं, चलिए बेटा, फाइटोप्लैंक्टन्स हम बताते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटो मतलब फोटोसिंथेटिक। पहली बात, ये फोटोसिंथेटिक होंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स हमेशा क्या होते हैं? प्लांट लाइक, मतलब फोटोसिंथेटिक। दूसरी बात, यूनिसेल्यूलर होंगे। तीसरी बात, यूकैरियोटिक होंगे। चौथी बात, एक्वाटिक होंगे। एक्वाटिक मतलब पानी में रहेंगे। तो पानी के अंदर बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे, उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। और फाइटोप्लैंक्टन्स का ज्यादातर हिस्सा किनसे बना हुआ है? मोस्ट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स आर व्हाट? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स। मतलब इसके अलावा और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी में हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोटिस्ट्स ही होते हैं। तभी मैंने लिखा दे आर द मेन, कॉन्स्टिट्यूट द मेन पोर्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है जी। अब इस फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ना है? we have to study in group photosynthetic protists about pyrophyta. Pyrophyta is also known as dinophyta. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स का एक टाइप, एक ग्रुप है पायरोफाइटा और डायनोफाइटा। बेटा जी, इसमें हमको पढ़ना है अबाउट डायनोफ्लैजिलेट्स। तो अगर आपसे कोई पूछेगा डायनोफ्लैजिलेट्स कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में आते हैं, आप बोलेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ग्रुप में? आप बोलेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स के कौन से ग्रुप में बोलेंगे? आप बोलेंगे पायरोफाइट्स में या डायनोफाइटा में। दूसरा देखिए बेटा,
बेसिलेरियोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा। दूसरा ग्रुप फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स का बेसिलेरियोफाइटा। इनका एक और नाम है क्राइजोफाइटा। और क्राइजोफाइटा में आते हैं डायटम्स, डायटम्स। तीसरा ग्रुप है बेटा जी यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा। ठीक है जी। यूग्लिनोफाइटा में आते हैं यूग्लिनोइड्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं यूग्लिना। इन सब के बारे में बताऊंगा, यूग्लिना, डायटम्स और डायनोफ्लैजेलेट्स। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स मैंने दिए, दे आर द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स। मतलब ऐसे वाले यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाएंगे, राइट। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ जी, सौम्या, रश्मि, तेज प्रताप, श्रुति, डन कर दीजिए बेटा। बेटा यूग्लिनो मैं पढ़ाऊंगा ना धीरे धीरे, काहे टेंशन ले रहे हो। देखो, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए। पहले ग्रुप का नाम है पायरोफाइटा, इसका दूसरा नाम डायनोफाइटा। दूसरे ग्रुप का नाम है बेसिलेरियोफाइटा, जिसको हम क्राइजोफाइटा भी बोलते हैं। तीसरे ग्रुप का नाम है यूग्लिनोफाइटा, इनको हम यूग्लिनोइड्स भी बोलते हैं। एक एक करके सब पढ़ाऊंगा ना, टेंशन काहे ले रहे हो। स्क्रीनशॉट लेके डन, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पायरोफाइटा, मतलब डायनोफ्लैजेलेट्स, राइट। पायरोफाइटा, ग्रुप पायरोफाइटा ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स। और इसमें हमने पढ़ना है किन के बारे में, डायनोफ्लैजेलेट्स। ठीक है जी। पहले हम डायनोफ्लैजेलेट्स का एक खूबसूरत सा डायग्राम ढूंढ के लाएंगे, फिर उसी के ऊपर हम एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी बेटा जी, ये डायग्राम देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, सब लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके, देखिए बेटा, सुनते जाओ। डायनोफ्लैजेलेट्स, they are golden brown, फोटोसिंथेटिक तो है ही ये, गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स। इनका कलर गोल्डन ब्राउन होता है। दे आर गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स।
ठीक है जी। कलर इनका गोल्डन ब्राउन होता है और हम पहले ही बोल चुके हैं डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं डिवीजन पायरोफाइटा में, विच इज ऑल्सो नोन एज डायनोफाइटा। ठीक। दूसरी बात, दे आर यूनिसेल्यूलर, राइट। मोटाइल, इस मोटाइल वर्ड के ऊपर आप ध्यान देंगे। मोटाइल का मतलब जो मूव कर सकते। ये मूव क्यों कर सकते हैं बेटा? इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं। डाई मतलब टू। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये रहा एक फ्लैजिलम, मैंने ब्लू कलर से मार्क कर दिया, दिखा? और ये रहा बेटा जी दूसरा फ्लैजिलम, ये देखिए, राइट। बेटा इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, दैट इज वाई इनको हम डाइनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं। डाई मतलब टू, है ना? तो मोटाइल है ये। क्यों? क्योंकि इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं। दे आर मोटाइल बाइफ्लैजिलेट। बाई मतलब टू। गोल्डन ब्राउन, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, बाइफ्लैजिलेट, photosynthetic protists. Most of them are marine. Most of them are marine. मैरीन वाटर में रहने वाले, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। एंड सम आर फ्रेश वाटर स्पीशीज, सम आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स। some are freshwater forms. बेटा जी कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स लाइक जिम्नोडीनियम एंड गोनेलॉक्स। जिम्नोडीनियम एक डायनोफ्लैजिलेट है, नाम देखो क्या है, जिम्नोडीनियम। और दूसरा गोनियोलॉक्स, ये दोनों क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट। तो इनके बारे में खास क्या है? दे ग्रो इन लार्ज नंबर्स इन द सी, ग्रो इन लार्ज नंबर्स, they grow in large numbers in sea water, they grow in large numbers in sea water, ठीक। and they make the water look red, मतलब इनका कलर ना रेडिश होगा। हालांकि हमने ऊपर लिखा ये गोल्डन ब्राउन होते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी, लेकिन जिम्नोडीनियम और गोनियोलॉक्स बेटा रेडिश कलर के होते हैं। इनमें गोल्डन ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर इनमें ज्यादा क्वांटिटी में रेडिश पिगमेंट्स भी होते हैं। जब ये सी वाटर में बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे लार्ज नंबर्स में, तो दे मेक सी वाटर लुक रेड and make numbers in seawater and make it look red. Make it look red and cause red tide. आप ये बहुत जबरदस्त तरीके से याद रखेंगे। अगर कोई पूछे सी वाटर में जो रेड टाइड बनती है किसकी वजह से बनती है, आप तुरंत आंसर बोलेंगे सी वाटर में रेड टाइड बनती है जिम्नोडीनियम और गोनियोलॉक्स से, जो कि डायनोफ्लैजिलेट्स है। जब जिम्नोडीनियम और गोनियोलॉक्स सी वाटर में बहुत ज्यादा ग्रो होंगे, तब सी वाटर का टाइड थोड़ा सा रेडिश दिखेगा, राइट। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो।
श्रुति बेटा, मैंने कहा ना, देखो मैंने कहा डायनोफ्लैजेलेट्स मोस्टली होते हैं गोल्डन ब्राउन, लेकिन जिम्नोडीनियम और गोनियोलॉक्स में रेडिश पिगमेंट्स होते हैं, रेड कलर के पिगमेंट्स। गोल्डन ब्राउन पिगमेंट्स भी हैं, लेकिन इनमें रेड कलर के पिगमेंट्स का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो ये खुद भी ना डार्क रेडिश कलर होंगे। जब ये वाटर में ज्यादा ग्रो होंगे तो उस वाटर का कलर कैसा आएगा? रेड। उसी रेडिश सी वाटर को हम रेड टाइड बोलेंगे। मैरीन मतलब, अरे तेज प्रताप यादव बेटा, मैरीन स्पीशीज मतलब जो समुद्री पानी में रहेंगे, खारे पानी में रहेंगे। देखो वाटर ना दो तरह का होता है, फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर। मैरीन मतलब खारे पानी में जो रहने वाला। फ्रेश वाटर स्पीशीज मतलब जो दरिया वाले पानी में रहेगा। ठीक है ना? तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सौम्य बेटा, रश्मि, तेज प्रताप, श्रुति, आगे बढ़े फिर। ओके बेटा, फिर से मैं डायग्राम को ढूंढ के लाता हूं। अच्छी वाली कोई डायग्राम लाता हूं, मुझे लगा ये साफ नहीं है ये डायग्राम। एक मिनट। कोई सिंपल वाली साफ वाली डायग्राम लगाता। ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, सीधा साफ साफ डायग्राम है ये, सिंपल वाला है ना? हाँ, वो मुझे थोड़ा सा धुंधला धुंधला लगा इसीलिए। तो देखिए बेटा, आप इस डायग्राम में, मैंने पहले ही कहा है, इनमें दो फ्लैजला होते हैं। ये देखिए, ये रहा एक फ्लैजला। दो फ्लैजला होने की वजह से ही इनको डायनोफ्लैजिलेट्स बोला जाता है। और ये रहा दूसरा फ्लैजलम। ठीक है ना? चलिए, फ्लैजला के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम इनके जनरल फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं डायनोफ्लैजिलेट्स में न्यूट्रिशन कौन सा होता है, आप पहले ही बोले न्यूट्रिशन सर इनमें फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है ना? तो न्यूट्रिशन डायनोफ्लैजिलेट्स में कौन सा वाला होता है? फोटोसिंथेटिक। लेकिन आपको याद होगा, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं कि नहीं? तो हम लिखेंगे न्यूट्रिशन डायनोफ्लैजिलेट्स में होता है ऑटोट्रॉफिक। और आप याद रखेंगे बेटा जी, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से प्रोसेस से होता है इनमें? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, क्योंकि इनमें पिगमेंट्स होते हैं। राइट? याद रखें, ऐसा वाला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो फोटोसिंथेसिस की वजह से हो, ऐसे वाले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम हॉलोफिटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। लेकिन अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कीमोसिंथेसिस की वजह से हुआ, तब हॉलोफिटिक नहीं होगा, हॉलोफिटिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। इनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इट इज आल्सो नोन एज हॉलोफिटिक न्यूट्रिशन। हॉलोफिटिक क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिशन होता है बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस, द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। याद रखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस की वजह से भी हो सकता है और कीमोसिंथेसिस की वजह से भी हो सकता है, जैसा आपने बैक्टीरिया में देखा है, कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है जी? तो हॉलोफिटिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जो फोटोसिंथेसिस की वजह से होगा। हॉलोफिटिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इनमें हॉलोफिटिक न्यूट्रिशन होगा या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा, लेकिन बट symbiotic forms are also present.
डायनोफ्लैजिलेट ग्रुप में सिम्बायोटिक फॉर्म्स भी होते हैं। सिम्बायोटिक फॉर्म्स आर आल्सो सीन। एग्जाम्पल, ज़ूज़ेंथिला एक डायनोफ्लैजिलेट है, उसका नाम है बेटा जी ज़ूज़ेंथिला। और ये ज़ूज़ेंथिला कहां पर रहता है? ये रहता है एज अ सिम्बायोंट। अब ये ना पूछना सर सिम्बायोंट क्या है, मैं बता चुका हूं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें दोनों को बेनिफिट मिले, और जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेंगे उनको सिम्बायोंट्स बोलते हैं। तो ज़ूज़ेंथिला एक डायनोफ्लैजिलेट है जो एक सिम्बायोंट है। ये रहता है किस में? ये रहता है कुछ एनिमल्स की बॉडी के अंदर एज अ सिम्बायोंट, ज़ूज़ेंथिला। ठीक है जी। एक और एक्सेप्शन है हमारे पास, नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका नॉक्टिल्यूका एक डायनोफ्लैजिलेट है। इसमें हॉलोफिटिक या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होता बेटा। नॉक्टिल्यूका में हॉलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। बाकी डायनोफ्लैजिलेट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस की वजह से जो होता है। लेकिन नॉक्टिल्यूका एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें हॉलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। हॉलोजोइक मतलब जो वाला न्यूट्रिशन एमीबा में होता है, जो हम में होता है, वही वाला न्यूट्रिशन। एक और एक्सेप्शनल केस है बेटा, सेरेटियम। ये भी एक डायनोफ्लैजिलेट है। सेरेटियम में बेटा जी मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब ये कभी कभी ऑटोट्रॉफिक बन जाता है, कभी कभी हेटेरोट्रॉफिक। जब सनलाइट में जाएगा तब ये फोटोसिंथेसिस करे तब हो गया ऑटोट्रॉफिक। जब डार्कनेस में जाएगा तब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तब ये हेटेरोट्रॉफिक बन जाएगा, तब ये सीधे सीधे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाएगा। ठीक है जी। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस मैंने बताए। नॉक्टिल्यूका एक डायनोफ्लैजिलेट है, सेरेटियम एक डायनोफ्लैजिलेट है। नॉक्टिल्यूका में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होता, हॉलोजोइक होता है। इसका मतलब नॉक्टिल्यूका में पिगमेंट्स नहीं होंगे, ये कलरलेस होता है, याद रखिए। इट इज कलरलेस, क्योंकि इनमें पिगमेंट है ही नहीं। इट इज कलरलेस, राइट। और सेरेटियम में मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, मतलब इसमें फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन भी होगा, यानी कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होगा। कंडीशंस अप्लाइड, जब सनलाइट होगी तब ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा। जब सनलाइट नहीं होगी तब ये करेगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई परेशानी? अब आते हैं इसकी सेल के ऊपर। ठीक, इधर देखिए डायग्राम की तरफ। डायनोफ्लैजिलेट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसकी सेल के ऊपर जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल पे आप देख सकते हैं बेटा, सेल वॉल के ऊपर कुछ आर्मर्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा। मतलब अगर हम डायनोफ्लैजिलेट सेल को कुछ इस तरह ड्रॉ करेंगे, ध्यान से आप देखिए मेरी वाली डायग्राम की तरफ। ये देखिए बेटा, ये जो अंदर वाली चीज है ना जिसके ऊपर मैं डॉट्स लगा रहा हूं, ये सेल है। ठीक है, और ये रहा इस सेल के ऊपर का सेल वॉल। डायनोफ्लैजिलेट्स के सेल वॉल को बेटा जी हम बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? थीका। और इस थीका के ऊपर बिल्कुल वैसी वाला पैटर्न होता है जैसा पैटर्न एक सोल्जर के आर्मर पे होता है। जैसा पैटर्न सोल्जर जानते हैं ना, सोल्जर के पास जो आर्मर होता है ना, आर्मर, एक तो सोल्जर के पास तलवार होती है
और दूसरा सोल्जर के पास एक वो शील्ड टाइप का होता है, उसको आर्मर बोलते हैं। जैसा पैटर्न सोल्जर के आर्मर पे होता है, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न इनके सेल वॉल के ऊपर भी होता है। सेल वॉल को यहाँ पर सेल वॉल नहीं बोलते बल्कि थीका बोलते हैं। और ये सेल वॉल प्लेट्स में डिवाइड हुआ है। हाँ, ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं, इन प्लेट्स के ऊपर आर्मर्ड पैटर्न टाइप स्ट्रक्चर है। ये तो क्या सीखा हमने? सेल वॉल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स इज नोन एज थीका। इस थीका का पैटर्न कैसा है? इट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ आर्मर्ड प्लेट्स। ठीक है ना, ये थीका है और थीका के ऊपर आर्मर्ड प्लेट जैसा पैटर्न है। इट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ आर्मर्ड प्लेट्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? ये रहा एक फ्लैजेलम, लेकिन इसका अगर मैं आपको पीछे वाला साइड दिखाऊं, पीछे वाले साइड से दूसरा फ्लैजेलम आपको दिखेगा। जैसा कि इस डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम में पोस्टीरियर साइड, पीछे वाला साइड दिखाया है, इट इज बैक व्यू। और अगर फ्रंट व्यू दिखाएंगे तो आपको ये ग्रूव नहीं दिखेगा, आपको ये वाला ग्रूव दिखेगा। ग्रूव समझते हैं ना, गैप। सेल वॉल के जो आर्मर्ड प्लेट्स हैं उनके बीच में गैप होती है, उसी गैप के थ्रू फ्लैजेलम बाहर आएगा। ये वाला है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में देखेंगे तो आपको ट्रांसवर्स गैप दिखेगा। ट्रांसवर्स शायद समझते हैं बेटा, ट्रांसवर्स गैप। और ट्रांसवर्स गैप से जो फ्लैजेलम बाहर आएगा, इस फ्लैजेलम को हम ट्रांसवर्स फ्लैजेलम बोलेंगे, जैसा कि यहां लिखा है। ये रहा ट्रांसवर्स फ्लैजेलम। बैक साइड से देखेंगे तो बैक साइड से आपको ये ट्रांसवर्स गैप नहीं दिखेगा। बैक साइड से बेटा आपको दिखेगा एक वर्टिकल गैप लाइक दिस। बैक साइड से आपको वर्टिकल गैप दिखेगा, वर्टिकल ग्रूव दिखेगा। दैट वर्टिकल ग्रूव is known as longitudinal groove या longitudinal gap। longitudinal gap। और यहां पर भी मैं अगर आर्मर्ड प्लेट टाइप का पैटर्न ड्रॉ करूं, ये देखिए, बैक साइड से भी मैंने आर्मर्ड प्लेट टाइप का पैटर्न ड्रॉ किया। ये आर्मर्ड प्लेट टाइप का पैटर्न इसके सेल वॉल में होता है बेटा। इस सेल वॉल को हम थीका बोलते हैं। तो बैक व्यू ये रहा, और बैक व्यू में आपको ये वाला फ्लैजेलम दिखेगा। ठीक है, इस वाले फ्लैजेलम को हम लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेलम बोलते हैं। तो अगर फ्रंट व्यू में देखेंगे, फ्रंट व्यू में आपको ट्रांसवर्स गैप दिखेगा और ट्रांसवर्स गैप वाला फ्लैजेलम दिखेगा। बैक व्यू में देखेंगे तो बैक व्यू से आपको ट्रांसवर्स गैप दिखेगा नहीं, फिर क्या दिखेगा? लॉन्गिट्यूडिनल गैप, और लॉन्गिट्यूडिनल गैप से आपको फ्लैजेलम मिलेगा। दैट फ्लैजेलम इज लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेलम। क्या समझे? लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेलम। और ये रहा ट्रांसवर्स फ्लैजेलम। ये रहा अगेन लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेलम, और ये वाला ट्रांसवर्स फ्लैजेलम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो दो फ्लैजेला होते हैं बेटा। ये दो फ्लैजेला बाहर कैसे आते हैं आप डायग्राम में देख सकते हो। मैंने दो डायग्राम बनाई और एक वहां पर है। इनकी सेल वॉल के ऊपर, थीका के ऊपर दो ग्रूव्स होते हैं, दो गैप्स होते हैं।
बैक साइड से एक गैप होती है जिस गैप को बेटा हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल गैप। फ्रंट साइड से एक गैप होती है, उस गैप को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स गैप। ट्रांसवर्स से गैप से बाहर निकलने वाले फ्लैजलम को बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजलम, और लॉन्गिट्यूडनल गैप से बाहर निकलने वाले फ्लैजलम को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजलम। एम आई राइट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है इसमें? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से। तो हम आगे चलें। देखिए, फिर से हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम, देखते जाइए। तो हमारे पास डायग्राम बेटा जी ये है। तो अगर ये वाला फ्रंट साइड है, इसका फ्रंट व्यू, सामने वाला व्यू, और ये रहा ट्रांसवर्स फ्लैजलम। ये गैप को क्या बोला हमने? ट्रांसवर्स गैप। ध्यान रखें, ट्रांसवर्स गैप को बेटा जी हम सिंगुलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलम। ट्रांसवर्स गैप का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज एन्युलस और गर्डल। सिंगुलम और एन्युलस और गर्डल। तो ट्रांसवर्स गैप से बाहर आने वाले फ्लैजलम को हम एन्युलर फ्लैजलम नहीं बोलेंगे, एन्युलर फ्लैजलम। ये रहा इसका आर्मर्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। आर्मर्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर सेल वॉल में, जिसको अपन थीका बोलते हैं। ये देखिए, ठीक है जी। थीका में अब देखिए आर्मर्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। फ्रंट व्यू में सिर्फ आपको एन्युलस दिखेगा, एन्युलस के थ्रू बाहर आएगा ट्रांसवर्स फ्लैजलम, जिसको हम एनुलर फ्लैजलम भी बोलते हैं। और आपको एक और फ्लैजलम दिख रहा है, ये वाला फ्लैजलम लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजलम है ना? अगर हम बेटा बैक व्यू दिखाएंगे आपको, तो बैक व्यू में भी आपको गैप दिखेगी। इस गैप को हमने क्या बोला? द गैप इज द लॉन्गिट्यूडनल गैप। लॉन्गिट्यूडनल गैप। Longitudinal gap is also known as sulcus, और सल्कस से बाहर आने वाले फ्लैजलम को हम सल्कर फ्लैजलम नहीं बोल सकते, सल्कर फ्लैजिलम। क्या समझे? अगेन मैं इस पे आर्मर्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं। ठीक है जी।
और ये रहा इसका कौन सा फ्लैजलम, ट्रांसवर्स फ्लैजलम, जिसको अपन क्या बोले थे, एन्युलर फ्लैजलम। ठीक है, तो ये रहा सल्कर फ्लैजलम, एन्युलर फ्लैजलम, सल्कर फ्लैजलम, एन्युलर फ्लैजलम। ठीक है, अब देखो बेटा, जब इनको मूव करना होगा, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, पानी में ये स्विमिंग ही करेंगे ना, और स्विमिंग कैसे करेंगे, अपने फ्लैजला की वजह से। जब इनको मूव करना होगा तो ट्रांसवर्स फ्लैजलम से ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, स्विम करेंगे। लेकिन वर्टिकल फ्लैजलम जो सल्कर फ्लैजलम है, वो इनको कोशिश करेगा नीचे की तरफ स्विम कराने की। सोचो जरा, ट्रांसवर्स फ्लैजलम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा, सल्कर फ्लैजलम डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा, स्विम कराने की कोशिश करेगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट, ना ही ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, ना सल्कर डायरेक्शन में मूव करेंगे, ना नीचे की डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये बेटा अटखेली करेंगे। अटखेली समझते हो, ये कुछ इस तरह की अटखेली करेंगे। हाँ, ये वर्ल करेंगे, सर्कुलर मोशन में वर्ल करेंगे, वर्लिंग मूवमेंट। इनके फ्लैजला का अरेंजमेंट ही ऐसा होता है कि ये वर्लिंग मूवमेंट करे। ट्रांसवर्स फ्लैजलम जिसको हम एन्युलर फ्लैजलम बोलते हैं, वो इनको ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा। सल्कर फ्लैजलम इनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा। देयरफॉर ये अटखेली करेंगे, सर्कुलर मोशन में वर्ल करेंगे। दैट इज व्हाई इनको हम वर्लिंग व्हिप्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये वर्लिंग मोशन करते हैं। दैट इज व्हाई डायनोफ्लैजिलेट्स आर आल्सो नोन एज वर्लिंग व्हिप्स। वर्लिंग व्हिप्स बोला जाता है इसको। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? अगर डाउट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से। हाँ, सौम्या बेटा स्क्रीनशॉट लिया, श्रुति, रश्मि, तेज प्रताप, चलें फिर आगे। ओके, देखते जाइए। बेटा जी, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड को स्टोर भी रखते हैं। फूड को स्टोर कैसे रखेंगे वो हम लिखेंगे। स्टोर्ड फूड इन देम, डायनोफ्लैजिलेट्स में स्टोर्ड फूड कौन सा फूड होता है? स्टोर्ड फूड इन देम इज स्टार्च। इनके सेल्स में फूड स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बट स्टार्च रहता है इन मैरीन फॉर्म्स, सॉरी इन फ्रेश वाटर फॉर्म्स। स्टार्च रहता है इन फ्रेश वाटर डायनोफ्लैजिलेट्स, ऐसे डायनोफ्लैजिलेट्स जो फ्रेश वाटर में रहेंगे, राइट? And stored food in them is also present in the form of oils. Oils रहते हैं as stored food in marine forms. ठीक है जी, ठीक है ना? अब देखो एक और पॉइंट, इनके सेल्स में एक नॉन कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है, नॉन कंट्रक्टाइल वैक्यूल। Their cells have a non-contractile vacuole known as
P-U-S-U-L-E, पस्यूल। is present in them, present in them। अब सवाल है कि ये पस्यूल क्या काम करेगा। याद रखिए, पस्यूल नॉन कंट्रक्टाइल वैक्यूल है। काम क्या, नॉन कंट्रक्टाइल वैक्यूल मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। पस्यूल का काम क्या है बेटा जी? पस्यूल इज मेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। अभी आप बोलोगे सर ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन मतलब मेंटेनेंस ऑफ वाटर लेवल इन द सेल, मेंटेनेंस स्पेलिंग गलत लिखा, आप देख लीजिएगा, ऑफ वाटर लेवल। सेल के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन रखने के प्रोसेस को ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इनके सेल्स के अंदर एक वैक्यूल होता है जो कि नॉन कंट्रक्टाइल है। उस वैक्यूल का नाम है पस्यूल। ऑस्मोरेगुलेशन में आपको समझा दूं, देखो हम में एक्सक्रीशन होती है किससे? किडनी की वजह से होती है ना। जब हम पानी ज्यादा पिएंगे, बहुत सारा पानी पिएंगे, दिन में 5-6 लीटर, और हमको पसीना बहुत कम आएगा, तो सीधी सी बात है हम यूरिन ज्यादा पास करेंगे, है ना। लेकिन अगर हमको पसीना भी बहुत सारा आ रहा है और हम पानी बहुत कम पी रहे हैं, तब हम बहुत ज्यादा यूरिन पास करेंगे? नहीं। तो कम पानी अगर बॉडी से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ पसीना, और ऊपर से हम पानी भी बहुत सारा पी रहे हैं, तो सीधी सी बात है उस टाइम हम यूरिन बहुत सारा पास करेंगे। लेकिन अगर हमको पसीना आ ही नहीं रहा और ऊपर से हम पानी पी भी नहीं रहे, सॉरी उल्टा करेंगे, अगर पसीना आ ही नहीं रहा, बहुत सारा पसीना आ रहा है और पानी हम पी नहीं रहे, उस वक्त हम यूरिन कम पास करेंगे। तो बॉडी के अंदर वाटर लेवल मेंटेन कैसे रहा? किडनी ने किया। किडनी ने सेंस क्या किया? जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट था, बॉडी के अंदर ज्यादा पानी है तो ज्यादा यूरिन पास होगा, बॉडी के अंदर कम पानी है तो कम यूरिन पास होगा। वाटर लेवल को मेंटेन करने के प्रोसेस को बेटा जी हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। हम में तो किडनीज होते हैं, लेकिन ये ठहरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनमें किडनी थोड़ी होगा। इसीलिए भगवान ने इन सेल्स के अंदर एक नॉन कंट्रक्टाइल वैक्यूल रखा है, एक तरह का वैक्यूल रखा है जिसका नाम पस्यूल है। यही पस्यूल इनमें ऑस्मोरेगुलेशन का काम करता है, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन रखता है। ठीक है, चलेगा? ये समझ आया ये? क्योंकि ये यूकैरियोट्स है, इनमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। सेल्स ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स possess a prominent nucleus, a well-developed nucleus. Prominent nucleus. मैंने तुम लोगों को वेल डेवलप्ड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के बारे में बताया है। ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्रोमाटिन होगा, न्यूक्लियर सैप होगा एंड एवरीथिंग। ऐसे न्यूक्लियस को हम प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। इनके प्रोमिनेंट न्यूक्लियस को बेटा मीजोकैरियन बोलते हैं। ध्यान रखे, मीजोकैरियन, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है मीजोकैरियन। अब ये मीजोकैरियन टर्म कहां से आई? इधर देखिए, पहले आपको ये मीजोकैरियन वाली टर्म के बारे में बताएंगे क्या क्या चीज है। 3 वर्ड्स में लिखूंगा, प्रोकैरियन, मीजोकैरियन। सुने सुने से टर्म्स लग रहे हैं, एंड यूकैरियन। यूकैरियन बेटा ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम्स, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, क्रोमोसोम्स
डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स के बने होंगे। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक। मीजोकैरियन एक ऐसा सेल है, सॉरी ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम्स डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बने होंगे। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और प्रोकैरियन एक ऐसा न्यूक्लियस है जो कि वेल डेवलप्ड नहीं है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। यहां पर क्रोमोसोम है ही नहीं, सीधा सीधा डीएनए है। कोई हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं। जिन सेल्स में प्रोकैरियन है उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। जिन सेल्स में यूकैरियन है, यूकैरियन बोले तो ट्रू न्यूक्लियस, उन सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स दो चीजों के बने हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स। और जिन सेल्स के अंदर मीजोकैरियन टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, उन सेल्स के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो बने हैं डीएनए प्लस प्रोटीन्स। लेकिन वो प्रोटीन्स बेटा हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होंगे, कोई और प्रोटीन्स होंगे। समझ रहे हैं बात? एक और चीज, हिस्टोन प्रोटीन्स काम क्या करते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स बेटा सेल के अंदर डीएनए को कॉइल करने में मदद करते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। बोला जाता है कि अगर एक यूकैरियोटिक सेल से, न्यूक्लियस से डीएनए को निकाला जाए तो ये डीएनए बहुत लंबा है। उस डीएनए को स्ट्रेच करेंगे तो 2-3 किलोमीटर लंबा हो जाएगा ये। अब इतना लंबा डीएनए इतने माइक्रोस्कोपिक सेल के माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहेगा? सीधी सी बात है, इस डीएनए को फोल्ड करके रखना पड़ता है, और फोल्डिंग के लिए भगवान ने बनाए हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये डीएनए इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन्स की वजह से फोल्ड होता है, तब जाके न्यूक्लियस के अंदर पैक होता है। समझ रहे हैं बात? लेकिन मीजोकैरियोटिक सेल्स, या जिन सेल्स के अंदर मीजोकैरियन होगा, उन सेल्स के क्रोमोसोम्स, उन सेल्स के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ही नहीं। तो फिर इतना लंबा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पैक कैसे होगा? बिल्कुल पैक होता है, लेकिन उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, उनमें कुछ और प्रोटीन्स होते हैं जो इस डीएनए को पैक करने में मदद करते हैं। रहा सवाल प्रोकैरियन का, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं, सीधा का सीधा डीएनए है। वो डीएनए डायरेक्टली सेल के साइटोप्लाज्म में, उसको पैक होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो डीएनए उतना ज्यादा लंबा नहीं होता। समझ रहे हैं बात? तो याद रखेंगे आप, जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स ट्रू यूकैरियोट्स नहीं है, एक्चुअल यूकैरियोट्स नहीं है। ये बेटा जी मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। क्या है? मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्यों है मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स? क्योंकि इनमें मीजोकैरियन टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। अब ये मीजोकैरियन टाइप ऑफ न्यूक्लियस क्या हुआ? मीजोकैरियन टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में डीएनए होगा, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स के बदले में कुछ और प्रोटीन्स होंगे जिनको मैंने नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लिखा। बताओ ये समझ आया? इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। जल्दी। वेरी गुड, हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, सेल डिवीजन। डायनोफ्लैजिलेट्स का सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इनमें डायनोमाइटोसिस से होता है। सेल डिवीजन ऑकर्स
by means of dynomitosis. Cell division in them occurs by means of dynomitosis. तुम लोग को अभी माइटोसिस के बारे में पता नहीं होगा। हाँ, अगर पता है तो वेरी गुड, 9th क्लास में शायद पढ़े होंगे, लेकिन 9th क्लास में तुम लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हो एंड आई गेस तुम लोग को माइटोसिस के बारे में पता नहीं। जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा माइटोसिस में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, बाद में सेल का साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा। लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड होने के टाइम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है बेटा वो डिसअपियर होता है, याद रखना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स कब? ड्यूरिंग माइटोसिस या मियोसिस। जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन माइटोसिस या मियोसिस में डिसअपियर नहीं होगा तब तक सेल का डिवीजन नहीं हो पाएगा। अब यहां पर मैंने लिखा इनमें सेल डिवीजन होता है डायनोमाइटोसिस से, और डायनोमाइटोसिस is a modified type of mitosis. Modified mitosis in which nuclear membrane persists या nuclear membrane does not disappear. ऐसा वाला माइटोसिस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व ही नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बचा रहेगा, persists throughout the division, ऐसे वाले माइटोसिस को बेटा हम डायनोमाइटोसिस बोलेंगे। क्या समझे? और डायनोमाइटोसिस होती है किनमें? डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनके सेल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, उन चीजों को हम क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। क्रोमैटोफोर्स इन देयर सेल्स, सेल ऑर्गेनल्स हैं ये, जिनको हम क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। और क्रोमैटोफोर्स के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। इनके क्रोमैटोफोर्स में पिगमेंट्स होते हैं, कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं। कौन कौन सा? ये याद रखना पड़ेगा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी, देन अल्फा कैरोटीन। यही अल्फा कैरोटीन बेटा येलो कलर पिगमेंट होता है। एंड ज़ैंथोफिल्स, ज़ैंथोफिल्स ब्राउन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। सॉरी, ज़ैंथोफिल्स भी येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों येलो हैं, इन्हीं येलो पिगमेंट्स की मदद से इनका कलर गोल्डन ब्राउन या आप बोल सकते हो डार्क येलोइश आता है। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी आर ग्रीन। बट वो वाले दो जो मैंने बताए थे, जिम्नोडीनियम एंड गोनेलॉक्स, दे गिव रेडिश कलर टू द सी वाटर। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? रेड टाइड। इज इट डन? ठीक है, एक आध पॉइंट मैं और बताऊंगा फिर इसको कंक्लूड करेंगे। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स बेटा बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं। सम डायनोफ्लैजिलेट्स शो बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस मतलब वो लाइट इमिट करते हैं, ग्लो करते हैं, चमकते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस मींस दे इमिट लाइट।
राइट, दे इमिट लाइट। एग्जाम्पल कौन कौन सा है ये? वही गोनेलॉक्स, GO। एक मिनट। कोई बात नहीं बेटा, मैंने ही बंद करके रखा था, टेंशन मत लो। तो मैंने कहा डायनोफ्लैजिलेट्स, कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स, सारे नहीं, कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है वो लाइट इमिट करते हैं। कौन कौन सा? एक मैंने बोला गोनेलॉक्स, दूसरा आप लिखिए नॉक्टिड्यूका, देखो ये नाम मैं पहले भी ले चुका हूं दोनों। तीसरा एग्जाम्पल आप लिखो पायरोसिस्टिस। ये ऐसे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जो लाइट इमिट करते हैं। लाइट इमिट कैसे करते हैं वो एक अलग प्रोसेस है, कभी आपको समझाऊंगा। इनके इस लाइट इमिट करने की प्रोसेस को बेटा जी हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए, हम बढ़ेंगे आगे। हाँ, सौम्या, रश्मि, तेज प्रताप, श्रुति, बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ जी श्रुति बेटा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बस डायनोफ्लैजिलेट ऑलमोस्ट खत्म। 2 या 3 पॉइंट और बताऊंगा, फिर हम डायग्राम स्टार्ट करते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स का एक और पॉइंट, कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स बेटा टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक मतलब वो कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे, पॉइजनस केमिकल्स। सम डायनोफ्लैजिलेट्स release poisonous chemicals। याद रहे पॉइजनस को हम टॉक्सिक भी बोलते हैं। कभी आपने टॉक्सिक देख लिया तो मतलब पॉइजनस। सम डायनोफ्लैजिलेट्स रिलीज पॉइजनस केमिकल्स। उन पॉइजनस केमिकल्स को हम बेटा सेक्सीटॉक्सिन्स बोलते हैं। सेक्सीटॉक्सिन्स, राइट। ये जो सेक्सीटॉक्सिन्स हैं दे कॉज पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग इन मैन। पैरालिटिक मतलब मैन में पैरालिसिस हो सकती है इससे। शेलफिश पॉइजनिंग, शेलफिश पॉइजनिंग एक ऐसा पॉइजनिंग जिस पॉइजनिंग से मैन में पैरालिसिस भी हो सकता है। दे कॉज पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग इन मैन, ह्यूमन। इतने खतरनाक टॉक्सिक ये प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने 10th क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, जिसमें सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट्स नहीं बनते। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें या तो बाइनरी फिशन से होगा या सिंपली सेल डिवीजन, या तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो स्पोर्स से होगा, और कुछ कुछ फॉर्म्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सिस्ट से। स्पोर्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये स्पोर्स अगर जमीन पे पड़ गए या पानी में पड़ गए, जर्मिनेट होकर नया वाला डायनोफ्लैजिलेट बनाएंगे। सिस्ट्स भी ऐसे ही थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है आइसोगैमी से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स by the method of isogamy and anisogamy। मैं बताऊंगा ये आइसोगैमी और एनाइसोगैमी क्या होता है। देखो, आइसो मतलब सेम, गैमी मतलब फ्यूजन। आइसोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली similar gametes। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स कहने का मतलब है, आइसोगैमी में जो फ्यूज होने वाले गैमेट्स होंगे, मान लीजिए ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ये जो फ्यूज होने वाले गैमेट्स होंगे ये एक जैसे होंगे दिखने में। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, सिमिलर। ये फ्यूज होंगे तब जाके बनेगा जाइगोट। और एनाइसोगैमी का मतलब है बेटा फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ morphologically dissimilar gametes। मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स मतलब अगर मेल गैमेट मान लीजिए ऐसा है तो फीमेल गैमेट ऐसा, आप खुद ही देख सकते हैं। इन दोनों में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है कि नहीं। मेल गैमेट में टेल है, फीमेल गैमेट में है ही नहीं, फीमेल गैमेट राउंडेड है। ऐसे वाले फ्यूजन को एनाइसोगैमी बोलते हैं, और एनाइसोगैमी से भी जाइगोट को ही बनना है। मतलब फ्यूजन ऑफ similar gametes is known as isogamy, fusion of morphologically dissimilar gametes is known as anisogamy। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा यहां पर लिख रहे हैं, लाइफ साइकिल इन देम। डायनोफ्लैजिलेट्स का जो लाइफ साइकिल होता है, इस लाइफ साइकिल में बेटा जाइगोटिक मियोसिस होती है। जाइगोटिक मियोसिस मैं ये अच्छे से अभी समझाऊंगा, फिलहाल मैं लिख रहा हूं। इनके लाइफ साइकिल में बेटा जी जाइगोटिक मियोसिस होती है, लेकिन जो नॉक्टिल्यूका है ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका के लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती। फिर क्या होती है, इसके लाइफ साइकिल में बेटा गैमेटिक मियोसिस होगा। गैमेटिक मियोसिस आपको अभी समझ आ जाएगा, ये जाइगोटिक और गैमेटिक मियोसिस क्या है, मैं अगले पेज पे जब जाऊंगा तो। फिलहाल आप पॉइंट लिख के रखिए, याद रखिए, लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होता है, लेकिन नॉक्टिल्यूका एक ऐसा डायनोफ्लैजिलेट है जिसके लाइफ साइकिल में गैमेटिक मियोसिस होता है। राइट बेटा जी, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, मैं अगले पेज पे ये क्लियर कर दूंगा।
बहुत बढ़िया। आप देखो, तो क्या मुझे बताना है? लाइफ साइकिल, है ना? ये देखिए बेटा, किसका लाइफ साइकिल समझाना है? डायनोफ्लैजिलेट्स का लाइफ साइकिल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। देखिए, डायनोफ्लैजिलेट्स का लाइफ साइकिल, मैंने कहा डायनोफ्लैजिलेट्स के लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होगा, राइट? ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिखूंगा। ये एक जनरल डायनोफ्लैजिलेट है, कोई भी डायनोफ्लैजिलेट, जिम्नोडीनियम ले लीजिए, गोनियोलॉक्स ले लीजिए, कोई भी, पायरोसिस्टिस ले लीजिए, ये डायनोफ्लैजिलेट प्रोटिस्ट जो है बेटा, ये हैप्लॉइड है। क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब जिसमें क्रोमोसोम सिंगल्स में होते हैं, पेयर्ड कंडीशन में नहीं होते। और हैप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड एन से। मतलब अगर इसमें 10 क्रोमोसोम्स हैं तो 10 के 10 क्रोमोसोम सिंगल्स हैं। अगर इसमें 5 क्रोमोसोम्स हैं, 5 के 5 क्रोमोसोम सिंगल्स हैं। अगर 10 क्रोमोसोम्स होते और वो 10 क्रोमोसोम्स डबल्स में होते, पेयर्स में होते, तो हम बोलते 10 क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू 5 पेयर्स। जब क्रोमोसोम पेयर्स में होंगे उस कंडीशन को बेटा हम बोलते हैं क्या? डिप्लॉइड। जब क्रोमोसोम सिंगल्स होंगे, अनपेयर्ड कंडीशन में होंगे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हैप्लॉइड। अब याद रखेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। जब इस हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, ये देखिए, ये बना मेल सेक्स ऑर्गन, याद रहे बेटा, मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, और ये बना फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, ठीक है ना बेटा? मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनेगा मेल गैमीट, ये रहा मेल गैमीट। और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनेगा ना फीमेल गैमीट। ठीक है, ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होगा। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को बेटा हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिनगैमी, राइट? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट फीमेल गैमीट इज नोन एज सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। लेकिन ध्यान से देखो, डायनोफ्लैजिलेट खुद था हैप्लॉइड, तो इसके सेक्स ऑर्गन्स भी हैप्लॉइड ही होंगे। सेक्स ऑर्गन्स के अंदर जो गैमीट्स बने वो भी हैप्लॉइड हैं। और जब दो हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज हुए तो 2n बोले तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, डिप्लॉइड सेल बनेगा, जिसका नाम है जाइगोट। ठीक है, अब देखो, इस जाइगोट का होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। याद रखेंगे बेटा आप, पता नहीं मुझे आपको पता है कि नहीं, जब भी एक डिप्लॉइड सेल में, जाइगोट डिप्लॉइड है ना 2n, जब भी एक डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होगा, वो डिवाइड होता है और बनाता है हैप्लॉइड सेल्स। ये बने हैप्लॉइड सेल्स। इन हैप्लॉइड सेल्स को बेटा हम बोलेंगे स्पोर्स। ठीक है, फिर ये स्पोर्स ग्रो होंगे। जब ये बड़े होंगे, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू द हैप्लॉइड डायनोफ्लैजिलेट। लाइफ साइकिल कंप्लीटेड।
इसमें आप चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान दे दीजिए। इस लाइफ साइकिल में डोमिनेंट वाला फेज कौन सा है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? बोलिए, हम वेट कर रहे हैं। डोमिनेंट फेज कौन सा वाला फेज है, हैप्लॉइड फेज है या डिप्लॉइड फेज? सौम्या, रश्मि, तेज प्रताप, श्रुति, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं बेटा। ये जो हमने फ्लो चार्ट बनाया, पाथवे बनाया, हमने आपको इसमें सारी कहानी बता दी। हम आपसे पूछ रहे हैं इस पाथवे में डोमिनेंट फेज कौन सा है, हैप्लॉइड फेज है या डिप्लॉइड? आप देखिए इसको, ज्यादा जगह पर हैप्लॉइड लिखा है या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, सीधी सी बात है। देखो, डायनोफ्लैजिलेट खुद हैप्लॉइड था, इसके पास सेक्स ऑर्गन्स वो भी हैप्लॉइड, गैमीट्स बने वो भी हैप्लॉइड, फर्टिलाइजेशन हुआ तब जाके जाइगोट बना डिप्लॉइड, केवल जाइगोट ही डिप्लॉइड। फिर जाइगोट का मियोसिस हुआ तो स्पोर्स बने वो भी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पोर्स में ग्रोथ हुआ तो हैप्लॉइड डायनोफ्लैजिलेट बना। तो डोमिनेंट फेज इसमें क्या है, हैप्लॉइड फेज। और एक चीज का और ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने सिंगैमी बोला ना, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ, गैमीट्स के बीच में फ्यूजन हुआ। ये गैमीट्स बेटा आइसोगैमीट्स भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमीट्स भी। अभी अभी मैं बताया, इनमें एनाइसोगैमी भी हो सकता है कुछ कुछ स्पीशीज में, और कुछ कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स में एनाइसोगैमी भी हो सकता है। अगर आइसोगैमी है तब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दिखने में एक जैसे होंगे, अगर एनाइसोगैमी है तब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दिखने में डिफरेंट होंगे। समझ रहे बात? तो ऐसा वाला लाइफ साइकिल, जिस लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज कौन सा है, हैप्लॉइड फेज। डोमिनेंट फेज is N phase, हैप्लॉइड फेज। बेटा ऐसे वाले लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आप याद रखेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स में कौन सा वाला लाइफ साइकिल होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है। और आप देखिए मियोसिस कब हुआ, इस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मियोसिस कब हुआ, इधर देखिए, जाइगोट में मियोसिस हुआ। ऐसा वाला मियोसिस जब जाइगोट में होगा, ऐसा वाला मियोसिस जो जाइगोटिक स्टेज में होगा, ऐसे वाले मियोसिस को हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस। क्या समझे? तो डायनोफ्लैजिलेट्स में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्यों? क्योंकि इनके लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज हैप्लॉइड फेज होगा। और जब भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा बेटा, तब आप जान लीजिए मियोसिस कौन सी वाली होगी, जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस मतलब which occurs at the time of division of zygote। ठीक है ना? अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। चलते हैं फिर आगे। लेकिन हमने कहा एक्सेप्शनल केस है नॉक्टिल्यू का। याद होगा अभी अभी तुम लोग को मैंने कहा ना, नॉक्टिल्यूका में एक्सेप्शनल केस है क्या, उसमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती, उसमें गैमेटिक मियोसिस होती। तो नॉक्टिल्यूका में गैमेटिक मियोसिस है, याद रखिए। नॉक्टिल्यूका हैप्लॉइड नहीं होता है, नॉक्टिल्यूका खुद ही क्या होता है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। नॉक्टिल्यूका इज नॉट हैप्लॉइड, ये एक्सेप्शनली डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक, जब भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा बेटा, इस डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, वो सेक्स ऑर्गन्स भी डिप्लॉइड ही होंगे, जैसे कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में था। तो ये रहा मेल सेक्स ऑर्गन, ये रहा फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा मेल गैमीट,
फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा फीमेल गैमेट। ध्यान से सुनना, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, लेकिन मेल गैमेट हैप्लॉयड, फीमेल गैमेट हैप्लॉयड। इस पॉइंट के ऊपर आप फोकस करो। डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन के अंदर डिप्लॉयड सेल्स थी और डिप्लॉयड सेल्स से बना हैप्लॉयड गैमेट। डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड बनने के लिए कौन सा डिवीजन चाहिए? सवाल सुन लिए ना? मेल सेक्स ऑर्गन डिप्लॉयड, उसके अंदर डिप्लॉयड सेल होगी, उस डिप्लॉयड सेल में कोई डिवीजन हुआ है तब जाके हैप्लॉयड मेल गैमेट बना। फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर डिप्लॉयड सेल, उस डिप्लॉयड सेल के अंदर कोई डिवीजन हुआ है तब जाके हैप्लॉयड फीमेल गैमेट बना। तो डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड बना। 2n से n, 2n से n, यहां पर डिवीजन कौन सा हुआ होगा? माइटोसिस हुआ होगा या मियोसिस? मियोसिस। ग्रेट। याद रखें, जब भी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनना होता है तब होता है डिवीजन कौन सा? मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस हुआ, हैप्लॉयड गैमीट्स बने। फिर क्या होगा? ये गैमीट्स बेटा जी फ्यूज होंगे। ये लीजिए, गैमीट्स को फ्यूज करा दिया। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को हम सिनगैमी बोलते हैं, या इट इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन। वही, या तो ये फ्यूजिंग गैमीट्स सिमिलर होंगे या तो डिसिमिलर। अगर सिमिलर है तो आइसोगैमी, अगर डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमी। तब जाके देखो, एन और एन फ्यूज हुआ तब जाके बनेगा 2n जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट। देन ये डिप्लॉयड जाइगोट ग्रो होगा। ग्रोथ होने के बाद, मैच्योरेशन होने के बाद ये डिप्लॉयड नॉक्टिल्यूका ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, अब बताओ इस लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज कौन सा? डोमिनेंट फेज 2n है या n? हैप्लॉयड या डिप्लॉयड? डिप्लॉयड। ग्रेट। देखिए, खुद नॉक्टिल्यूका डिप्लॉयड, सेक्स ऑर्गन्स के अंदर सेल्स डिप्लॉयड, जाइगोट डिप्लॉयड, सिर्फ गैमीट्स हैप्लॉयड है। तो यहां पर डोमिनेंट फेज डिप्लॉयड है। ऐसा वाला लाइफ साइकिल जिसमें डोमिनेंट फेज डिप्लॉयड हो, ऐसे वाले लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और मियोसिस देखो कहां पर हुआ? क्या जाइगोट में मियोसिस हुआ? नहीं हुआ ना? तो फिर मियोसिस कहां पर हुआ? एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जब भी मियोसिस होगा एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ऐसी मियोसिस को हम गैमीटिक मियोसिस बोलेंगे। क्या? गैमीटिक मियोसिस। और आपने याद रखना है, गैमेटिक मियोसिस इज ऑलवेज सीन इन विच लाइफ साइकिल? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो कुल मिला के हमने यही सीखा, सारे डायनोफ्लैजिलेट्स में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, इसलिए उनमें ज़ाइगोटिक मियोसिस होती है। लेकिन नॉक्टिल्यूका एक एक्सेप्शनल केस है। नॉक्टिल्यूका एक ऐसा डायनोफ्लैजिलेट है जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही डिप्लॉयड होता है, वो हैप्लॉयड होता ही नहीं। और जब भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा तब मियोसिस कौन सा होगा? गैमीटिक मियोसिस। गैमीटिक मियोसिस मतलब ऐसा मियोसिस जो गैमीट बनने के टाइम पे होगा। बताओ, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन मार दो। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया। अब बताओ, कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? अच्छा था ये? अच्छा था ना? मजा आया?
चलो भाई बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अगली क्लास में हम डायटम्स और इग्लिनोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बेटा। ओके बाय बाय। आप क्लास छोड़ सकते हैं।